नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक भाई हैं जो कि बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब इन भाई ने हम लोगों को अप्रोच किया पीएलआर कराने के लिए, तो मुख्यतः 3 प्रकार की समस्याएं बताई जिनका कारण और निवारण ये जानना चाहते थे। एक तो हमने बताई दी, इन्होंने कहा कि इनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा इनका कहना था कि जीवन के अंदर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, धन हाथ में होता ही नहीं है, खाता हमेशा खाली ही रहता है, बार बार उधार उधार मांगना पड़ता है, टोपियां घुमा करके अपना काम चलाना पड़ता है। तीसरा इन्होंने बताया कि इनके जॉब से रिलेटेड जो है इनको बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा अड़चने आती हैं। तो जो भाई हैं इनके कहने के अनुसार दोस्तों ये 3 समस्याएं थी, लेकिन इन 3 समस्याओं के अंदर हमारे को 1 या 1.5 समस्या नजर आ रही थी। वो जैसे वो एक समस्या नहीं, अपने कई रूप बना रखे हैं और हमारे को लग रहा है कि 3 एस्पेक्ट्स के अंदर हमारे को प्रॉब्लम है। तो जैसे हम इन्होंने मेडिकल इशू बताया, इन्होंने ये कहा आज इनकी 35-36 वर्ष इनकी आयु हो गई है, लेकिन 35-36 वर्ष की आयु में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि ये बीमार ना रहे हों। इनके साथ ऐसा रहता है कि एक प्रकार की समस्या चल रही है, उसकी दवाइयां होंगी, पहले उसके उस समस्या का निवारण करने के लिए स्पेशल इनको डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। चलो डॉक्टर मिल गया, स्पेशलिस्ट मिल गया उस समस्या का, उसकी फिर दवाइयां चलेंगी, फिर उसकी दवाइयां खा खा के कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, और जैसे वो समस्या ठीक होगी वैसे ही एक नई बीमारी का पता लग जाएगा, है ना। फिर उस बीमारी का इलाज कराएंगे, फिर तीसरी बीमारी का पता लग जाएगा। अच्छा, तीसरी बीमारी का इलाज कराया तो पहली वाली बीमारी दोबारा से इमर्ज हो जाएगी। तो अच्छा, और जैसे क्या है कि स्किन प्रॉब्लम अलग है, पेट की समस्या अलग है, हरारत बुखार वगैरह वैसे रहता है, जुखाम साइनस अलग से है। और हम सब समझते हैं दोस्तों कि आजकल मेट्रो सिटीज के अंदर डॉक्टरी इलाज ये कितना एक्सपेंसिव है, ये है ना। और आपको स्पेशलिस्ट चाहिए तो आपको उनको तो अपॉइंटमेंट की कितनी फीस होती है। तो निरंतर बीमार रहते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, और धन सारा इन्हीं सबके इलाज में जाता रहता है। तो जो फाइनेंशियल एक स्ट्रगल है इनके पास, यानी जितना भी ये कमाते हैं वो धन जा भी कहां रहा है, बीमारियों में, बीमारियों के इलाज के अंदर ही धन जा रहा है ना। तो दोनों प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी, वो जो बीमारियां हैं वो ही सारा जैसे पैसा चूस रही हैं, सब कुछ खा रही है, कुछ बचता नहीं है इनके पास। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई ये वाली बीमारी के अपॉइंटमेंट के लिए उधर डॉक्टर के पास जाना था, अभी दवाइयों पे इन सब पे थोड़ा बहुत घर के खर्चे में पैसा इतना खर्च हो गया कि उस अपॉइंटमेंट पे जाने के लिए पैसा नहीं, है ना। अच्छा, तो एक तो ये हो गया, ठीक है जी, फाइनेंशियल स्ट्रगल। फिर जैसे तैसे भाई इधर उधर से पैसे पूसे मांग के टोपी घुमा करके काम अपना चलाते हैं। फिर तीसरी जो इनकी बात है जॉब से रिलेटेड, ये कहते हैं कि भाई जॉब है ना, जॉब ना, उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जब भी मैंने जॉब किया तो कभी भी टाइम पर पैसा मिलेगा ऐसी नौकरी है ही। हमेशा मुझे बोला जाएगा कि तनख्वाह 7 तारीख को मिल जाएगी, 10 तारीख को मिल जाएगी, और कह रहे हमेशा मुझे जो तनख्वाह मिली है वो 20 तारीख के बाद ही मिली है, आज मिलेगी कल मिलेगी। कह रहे मैं हमेशा इस चीज में कुड़ता रहा हूं, आज भी कुड़ता हूं कि भाई मेरे को टाइम पे तनख्वाह क्यों नहीं मिलती, टाइम पे पैसे क्यों नहीं मिलते मेरे को। कई जगह पे तो ऐसा भी काम हुआ है कि भाई तनख्वाह 1 महीने नहीं मिली, 2 महीने नहीं मिली, कई महीनों की तनख्वाहें इकट्ठी हो रही हैं, थोड़ा प्रतिकार किया तो कंपनी से बाहर ही निकाल दिया कि ठीक है तुम्हारे को हम बाहर निकालते हैं, और फिर बाद में फिर वो अपना 1-2 महीने का जो इन्होंने काम किया उसके लिए 6 महीने चक्कर लगाए, तो फिर जाकर के वो 1-1.5 महीने की जो तनख्वाह है वहां से क्लियर हुई। तो यानी कि जब पैसा लगाने की बारी आएगी तो जितना पैसा है वो बीमारियों में लगता रहेगा, लेकिन जब अपने पास आना है पैसा तो वो हमेशा रुला रुला करके जैसे इनको मिलेगा, रो रो के इनको मिलेगा। दूसरा, वर्क प्लेस के ऊपर जो है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, इनके हमेशा ये कहते हैं कि भाई मेरे जो मैनेजर्स हैं, मेरे सुपीरियर्स हैं, वो हमेशा ऐसा मिलेंगे कि जैसे वो मेरा खून पी लेना चाहते हैं, जैसे कि वो मेरे से वो क्या ना डंडे मार के, जैसे वो पहले बैलों के साथ काम नहीं कराते थे, कोल्लू के बैल होते थे, वो कोल्लू के आसपास घूमते रहेंगे, और अगर नहीं घूमे तो फिर संटियों से पिटाई होगी उनकी,
या खेत में खेत जोतवाना तो बहुत बुरी हालत करके उनसे खेत जोतवाएंगे, है ना, करके। तो कह रहे उस प्रकार से जो मेरे सीनियर हैं वो मुझसे काम कराते हैं। और कह रहे अगर मैं अपने कॉलीग्स की बात करूं, यानी मेरे साथ के लेवल के जो लोग होंगे काम करने वाले, वो हमेशा मुझे अपने ग्रुप से अलग थलग रखेंगे। कभी भी कोई बात लगानी है, कोई किसी पे इल्जाम डालना है, तो उसके लिए उनको मैं ही नजर आऊंगा। और गलती से अगर कोई मेरा जूनियर है तो ऊपर वालों ने जिंदगी जन्म बना रखी है, साथ वाले जो है वो उस समान रिस्पेक्ट नहीं देते, ग्रुप का पार्ट नहीं बनाते, साथ में लंच नहीं करते, है ना। और जो जूनियर होंगे वो मेरी बात नहीं मानेंगे। अब जूनियर तो मेरी इज्जत करे, जूनियर कह रहे इज्जत नहीं करेंगे, वो बात नहीं मानेंगे, बोला चलना। तो ये जो चीजें हैं, इनको लेकर के भाई ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया और अपने पीएलआर के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर और अपनी ये जो प्रॉब्लम है इसको ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या उसका निवारण है, उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो इस सेशन के माध्यम से भाई प्राप्त कर पाए। अच्छा, तो दोस्तों जब फिर ये पूर्व के जीवन के दृश्य सारे इमर्ज होने लगते हैं, तो पहले दृश्य के अंदर ना एक हॉल टाइप जगह नजर आती है जिसके अंदर बहुत सारे लकड़ी के जैसे बेंच बिछे हुए हैं। और वो जो बेंच हैं जैसे कोई वेटिंग रूम हो, वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने लोग वहां पर बैठे हैं कि बेंच पे जगह पूरी नहीं पड़ रही है, जमीन पर भी काफी सारे लोग हैं। और जितने लोग वहां पर दिखाई देते हैं, सबके चेहरे पर, सबकी आंखों के अंदर ना उम्मीद दिखाई दे रही है कि जैसे बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर के वो यहां पर बैठे हैं कि जब उनकी बारी आएगी तो जो भी समस्या लेकर के वो आए हैं उस समस्या का निवारण हो जाएगा, उस समस्या से इन लोगों को फिर कभी नहीं जूझना पड़ेगा। तो ये कहां पर आए थे? किसी बहुत बड़े संत महात्मा के वो दरबार में आए थे क्या? जब इस चीज को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जाता है, जैसे हॉल है, हॉल से जुड़ा हुआ कमरे का एक दरवाजा है, मतलब जगह बनी हुई है, दरवाजा नहीं है वहां पे, उसके अंदर से दृश्य में जब प्रवेश किया जाता है तो एक बड़ा सा टेबल नजर आता है। टेबल के पीछे एक व्यक्ति बैठा है जिसने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हैं, स्टेथोस्कोप जो है अपना टांगा हुआ है। इस तरफ जो है वैसा ही लकड़ी का फट्टा सा या वो बेंच टाइप है और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब वहां बैठे हैं। तो ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इनकी जो उम्मीद है वो डॉक्टर साहब से। इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है यहाँ पे? ये जो डॉक्टर साहब हैं ये बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत फेमस हैं, और इनकी जो प्रसिद्धि है उसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये, आप कोई भी बीमारी लेकर के आ जाओ, ये मां दा पुत्त जेड़ा है ना, ये ना नहीं करता, है ना। मतलब हर बीमारी का ना जैसे इलाज है इनके पास, कोई बीमारी ले जाओ, कुछ हो जाए, आप इनके पास ले करके जो आ जाओ तो ये उसकी दवाई जरूर देते हैं। अपने पूरे जीवन में इन डॉक्टर साहब ने किसी बीमारी के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, किसी पेशेंट को कभी किसी हॉस्पिटल रेफर नहीं किया। जो होता है सब कुछ यहीं से होता है। और दूसरा, ये जो डॉक्टर है ना, ये जो डॉक्टर हैं मतलब इनकी फीस बहुत कम। तो एक तो व्यक्ति सोचता है कि कुछ भी डॉक्टर साहब दवाई दे देते हैं, दूसरा पैसा इतना कुछ लेते नहीं, थोड़ा बहुत लेते हैं, ठीक है भाई, इतना तो हर कोई अफोर्ड कर ही सकता है। जिस चक्कर में जो गांव के गरीब लोग हैं, अब ये क्या है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि ये गांव वाला एरिया है, यहाँ पर जो कम्युनिटी है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, है ना, जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जो गांव है उसके अंदर कोई स्कूल भी नहीं है, कोई छोटा मोटा स्कूल भी नहीं है। तो जिसके चलते एक्चुअली में जो यहाँ पे लोग हैं उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई डॉक्टरों के कई प्रकार भी होते हैं, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग डॉक्टर होते हैं ना, वो स्पेशलिस्ट होते हैं। ये सब कुछ यहाँ के जो गांव के भोले भाले लोग हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। और ये बात धीरे धीरे रिवील होने लगती है। विशेषकर एक इंसिडेंस होता है, उसके बाद ये चीज़ रिवील हुई थी, लेकिन अभी हम बता देते हैं कि ये जो डॉक्टर है दरअसल इसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, ये एक झोला छाप डॉक्टर है। जब ये छोटा था तो काम के सिलसिले में गांव छोड़ करके शहर गया था, और शहर में किसी, जैसे वो हॉस्पिटल होता है या डॉक्टर होता है, उसके पास एज अ वार्ड बॉय काम करने लग गया। तो जो जैसे हॉस्पिटल है, डॉक्टर, ये थोड़ा बहुत उनको समझ में आने लग जाता है, डॉक्टर सिरिंज मंगवाते हैं या दवाइयाँ मंगाते हैं,
तो थोड़ा बहुत जैसे उससे नॉलेज हो जाता है कि अच्छा किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ दी जाती है, मोटा मोटा जो है उसकी नॉलेज हो जाती है। तो ये अपने शुरू के जो इसका करियर था उसके टाइम पे ऐसे ही कहीं पर इसने काम किया, काम थोड़ा बहुत सीख लिया, समझ लिया कि अच्छा डॉक्टर ट्रीट कैसे करते हैं, बैठना कैसे होता है, कैसे कपड़े पहन करके बैठना होता है, ये सब कुछ समझ लिया। और जब कई वर्षों के बाद ये जो हमारे वार्ड बॉय हैं जब ये गांव आए तो गांव आते ही इन्होंने अपना प्रमोशन अपने आप कर लिया और अपने आप को डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया। कुछ कहानी फैला दी कि भी ऐसे ऐसे मुझे वो लोग मिल गए थे, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली है, ऐसे आ गया, मैं अपने गांव का भला करूंगा। तो इस प्रकार से आकर के इसने बात फैलाई और आकर के जैसे यहाँ पर बैठ गए। तो वो वाला काम है जैसे नीम हकीम खतराए जान बोलते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं जी हम देसी दवाइयाँ देते हैं, और क्या होता है कि वो आपका पैरासीटामोल का चूरा बना करके पुड़िया के अंदर दे रहे होते हैं। हर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन वैसी सी ही सिचुएशन जो है वो नजर आ रही है। तो लोगों के लिए तो ऐसा है कि भाई हर बीमारी का इलाज करते हैं, जैसे कि ना हनुमान जी स्वयं आकर के जो डॉक्टर साहब हैं इनको संजीवनी बूटी दे गए हैं। और ये संजीवनी बूटी ऐसी है कि जिसको आपने इसकी 2 बूंद पिला दी है ना, तो सुजाग हो जाएगा व्यक्ति, सारी बीमारियां जो है उनका विनाश हो जाएगा। तो एक्चुअल में बात है नहीं। तो गिनी चुनी 2-4 दवाइयां जो हैं इस व्यक्ति को पता है। इस व्यक्ति को ये पता है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार हो रहा होता है तो उसको क्या करना है, एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लगा देना है ना। उसके क्या रेपरकशंस होंगे, क्या उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, इस सब की नॉलेज डॉक्टर को है ही नहीं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि वो डॉक्टर है। तो ये सब कुछ है, लेकिन काम चल रहा है ना। पता है खांसी की दवाई, जुकाम की दवाई, बुखार की दवाई, सब थोड़ा पता है उसको, तो काम चल रहा है। फिर ये एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जाता है कि जो हमारे आज के क्लाइंट हैं इनके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं, ये क्या सीन है, कौन कहां पर है। तो ऑब्वियसली ये बात समझ में आती है, आप भी समझ गए होंगे कि जो अंदर झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं वो और कोई नहीं है, वो अनेक मरीजों की जिंदगी से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले वो झोला छाप डॉक्टर हैं, है ना। तो क्या कुछ बड़ा इनसे गलती हो गई थी पास्ट लाइफ के अंदर, है ना। तो ये जब एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जाता है तो एक दृश्य इमर्ज होता है, दृश्य जो जिसके अंदर उस भीड़ के अंदर से एक पैनिक सिचुएशन है और एक माता पिता हैं जो कि अपने बच्चे को, जो छटपटा सा रहा है, आंखें बंद हैं बच्चे की लेकिन उसके पैर बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, हाथ बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, वो छटपटा सा रहा है और वो दौड़ते हुए लेकर के आ रहे हैं। सब लोग उनको जो है स्पेस देने के लिए, डॉक्टर साहब पहले इनको देखो, पहले इनको देखो। एक पैनिक सिचुएशन नजर आती है जिसमें बच्चे को जाकर के फिर जो डॉक्टर है उसकी टेबल पे ही लेटा देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको देखिए, उसको देखिए। अब जो डॉक्टर साहब हैं वो अपना स्टेथोस्कोप लगाते हैं, वही अपना बच्चे के सब प्रकार के जो वाइटल्स हैं वो चेक करने की एक्टिंग करते हैं, है ना। थोड़ा बहुत नब्ज चेक करना आता है। तो जितनी उनके पास पूरा जो उनके पास एकत्रित ज्ञान होता है उसका इस्तेमाल करके वो बच्चे को एक टीका लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं कि भाई उसको एक्चुअली में तो समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे को क्या हुआ। वो सब सीन ऐसा दिख रहा है कि शायद बच्चे को एपिलेप्सी का अटैक पड़ा है। अब एपिलेप्सी का जब अटैक पड़ता है उसमें आप जो है बूस्टर थोड़ी लगा देते हो बच्चे को, यानी कि एंटीबायोटिक का इंजेक्शन थोड़ी लगा देते हो, तो उसको अलग तरह से मैनेज किया जाता है। तो जो भी है, क्या अटैक है वो पूरी नॉलेज तो उसके अंदर नहीं है, लेकिन इस प्रकार की पैनिक सिचुएशन है। डॉक्टर साहब जो है अपनी वही संजीवनी बूटी वाला जो टीका है ना, संजीवनी बूटी उसमें लगा करके उसके अंदर डाल करके तरल रूप के अंदर बच्चे को इंजेक्शन लगा देते हैं। और बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि थोड़ी देर के अंदर जो बच्चा है वो पूरी तरह से शांत हो गया। बच्चा इतना शांत हो गया है कि उसने सांस लेना भी बंद कर दिया है। उस डॉक्टर की जो टेबल है उस पर बच्चे के प्राण चले गए हैं। डॉक्टर को बात समझ में आ गई है, सब लोगों को बात समझ में आ गई है, लेकिन जो माँ बाप हैं बच्चे के, माँ बाप इतने ज़्यादा पैनिक के अंदर हैं, इतने ज़्यादा ट्रॉमा के अंदर हैं कि वो इस बात को एक्सेप्ट, समझ माँ बाप को भी आ गया है कि शरीर ठंडा हो गया, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका जो बच्चा है ही इज़ नो मोर, कि उसके प्राण चले गए हैं। ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे दोनों। डॉक्टर को भी समझ में आ गया कि क्या हो गया है,
क्योंकि हार्ट बीट कैसे देखते हैं इतना तो पता है उसको, है ना। अब सिचुएशन ऐसी बनती है यहां पर कि इसको समझ में आ गया है कि बच्चा गया है मर, इसने कुछ भी, वो माँ बाप कह रहे हैं कि इसको ठीक करो, ये करो, वो करो। अब ये अंदर से उसको पता है कि मैं तो झोला छाप डॉक्टर हूं और मैंने कुछ गलत टीका लगा दिया है। अब जो डॉक्टर है वो ये सोच रहा है कि यहां से निकलना कैसे है, भागना पड़ेगा यहां से, क्योंकि जो लोग उनको लेकर के आए थे, बाकी के जो लोग, वो जो रिश्तेदार हैं, वो बच्चे के माँ बाप को भी संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध भी बहुत है, जैसे वो समझ रहे हैं इस बात को कि तूने बच्चे को मार दिया, तेरे को इलाज करना आता नहीं है। और यहां पर एक ट्विस्ट ये भी होता है कि जो बच्चे के रिश्तेदार होते हैं, बच्चे के रिश्तेदार शहर से आए हुए हैं। आते ही उन्होंने नोटिस कर लिया था कि कोई डिग्री नहीं लिखी हुई, कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो रिश्तेदार जैसे कुछ पढ़े लिखे रिश्तेदार थे, वो आए हुए हैं और वो ये बात समझते हैं कि ये झोला छाप डॉक्टर है और इसने काम खराब कर दिया है। अब जो डॉक्टर है, तो ऐसा सीन ऐसा इमर्ज होता है कि डॉक्टर ना थोड़ी कुछ कहानियां सी बना रहा है। वो उनको बोल रहा है कि देखो बच्चा ना जो अभी ये थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन बच्चा बेहोश है, बच्चा जाग नहीं रहा, इसकी जो समस्या है वो मुझे बहुत ज्यादा जटिल नजर आ रही है। अब या तो हमारे को बच्चे को लेकर के जाना पड़ेगा वहां पे, है ना, हमारे जो बड़े डॉक्टर हैं, हमारे सीनियर हैं, उनके पास लेकर के जाना पड़ेगा, या फिर जो है मैं जाता हूं, ये तो जो हमारे सीनियर हैं उनको जो है मैं एक्सप्लेन करता हूं, उनको मैं लेकर के आता हूं, वो फर्दर इस बच्चे का इलाज करेंगे, फिर ये बच्चा जाग जाएगा। जबकि अब बच्चे की आत्मा शरीर से अलग हो चुकी है, वो बच्चा नहीं रहा है, वो डेड बॉडी हो गया है, और ये बात सब लोग समझ गए हैं। लेकिन वो डॉक्टर ये कहानियां बना रहा है। अच्छा, जब वो ये कहानियां बना रहा है तो आप जानते हैं कि जब ऐसी कुछ गलती हो जाती है तो घबराहट चेहरे पे आ जाती है, समझ में आ जाता है कि कहानियां बना रहा है। तो वो ये कहानियां क्यों बना रहा है? ताकि बस किसी भी बहाने से मैं यहां से निकल जाऊं और भाग जाऊं, वरना मार बहुत पड़ेगी आज। तो वो ये करके वहां से जाने का प्रयास कर रहा होता है। बेचारा अपना जो अंदर जो स्पेस होता है वहां से हॉल में आता है, हॉल से निकल करके बस जस्ट वो मेन जो दरवाजा होता है, मेन जो स्थान होता है क्लिनिक का, वहां से बाहर निकलने ही वाला होता है कि इसके अंदर जो है फिर जो रिश्तेदार होते हैं बच्चे के, उनके सब्र का बांध टूट जाता है। वो जा करके उसको धरते हैं और जो ये डॉक्टर साहब है इनकी धुलाई होती है और बहुत बहुत जो है इनकी पिटाई की जाती है। और ये इस तरह से मार्क्ड होता है कि जैसे उस जीवन के अंदर अपनी मूर्खता के चलते, वैसे मूर्खता नहीं कहा जाएगा, ये व्यक्ति जानता था कि ये इलाज करना नहीं जानता है, केवल धन कमाने के लिए लोगों को मूर्ख बना रहा था, उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। तो जो अच्छा ये जो डॉक्टर है ना, इसकी इस प्रकार की बात भी सामने आई थी कि किसी की 2 दिन की बीमारी होगी ना, और इसको पता भी होगा कि ये 2-4 दिन के अंदर ये बीमारी ठीक हो जाती है, कुछ चीजों को जैसे नॉलेज हो जाती है, तो ये जानबूझ करके उसको इतना ही ट्रीटमेंट करेगा या ऐसी चीजें करवाएगा जिससे लोगों की बीमारियां प्रोलॉन्ग हो, 10-10, 15-15 दिन तक इंसान बीमार रहे, जो 2 दिन में ठीक हो सकता है, ताकि वो इसके यहाँ पे चक्कर लगाते रहें, पैसे लगाते रहें। तो ओवरऑल जो एक जीवन सामने आता है वो ये है कि इसके अंदर ये जो डॉक्टर है, इसने दूसरों की जो सेहत है उसके साथ बहुत बहुत खिलवाड़ किया था। और उस दिन जो उसकी पिटाई हुई है, वो पिटाई के बाद फिर जैसे इसका ये थोड़ा अधमरा सा ही हो गया था कुछ, फिर इसका जो जीवन है वो काफी डाउन चला गया था, दरिद्री के अंदर चला गया था, काम धंधा सब बंद करा दिया, क्लिनिक फोड़ फाड़ दिया। वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने सबको समझाया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कोई असली डॉक्टर थोड़ी ऐसे किसी के यहाँ पे भी तुम इलाज कराने के लिए जाते हो। तो ऑल इन ऑल जो है ये सारी कहानी जो है निकल करके सामने आती है। तो अब बात करते हैं कि आज के डेट में इनको समस्याएं क्या क्या हैं, वो क्यों हैं। देखिए, जो इनकी हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज का होने का एक कारण तो हम सब समझ ही गए हैं, वो ये है कि दूसरों की हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा इन्होंने खिलवाड़ किया है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हैं। हेल्थ के साथ खिलवाड़ क्यों करते थे? ताकि पैसा कमा सकें, ताकि पैसा हम कमा सकें, है ना। तो ये जो हेल्थ से खिलवाड़ करके पैसा जो इन्होंने अर्जित किया है, इसी वजह से, इसी चीज के प्रभाव की वजह से इनका जितना भी जो पैसा है, जितना भी जो इनका धन है, वो बीमारियों के अंदर ही लगता है और ये हमेशा बीमार रहते हैं। फिर
जो ये अलग अलग, इन्होंने बहुत सारी नौकरियां स्विच नहीं करी हैं, काफी लंबे समय से जैसे एक ही स्थान पर काम करते हैं, लेकिन जब भी ये काम करने की कोशिश करते हैं, धन ज्यादा अर्जित करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जहां पर इनको सुख चैन से ये नौकरी कर पाएं, उन सभी स्थानों पर ये जो पूरा गांव है जिसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे थे, वो गांव की कोई ना कोई आत्माएं, यानी उस गांव में पूर्व के जीवन में जो लोग बसते थे, कोई ना कोई उस गांव के बसने वाले लोग इनके वर्क प्लेसेस के अंदर इनको मिलते हैं, इनके लिए डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, काम भी करवाते हैं इनसे, है ना। जो इनके मैनेजर्स इनको मिलते हैं, ये कितना भी काम क्यों ना कर ले, लेकिन कोई भी इन पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन सब लोगों को, पूरे गांव को, है ना, कितने 1000, 1500, 2000 लोग रहते हैं गांव के अंदर, है ना, अच्छा खासा बड़ा गांव था। तो वो जो गांव के जो लोग हैं, उन सब के अंदर, उन आत्माओं के अंदर ये एनर्जी है कि यही वो व्यक्ति है जिसने हमारे को धोखा दिया था, तो ये धोखेबाज है, इससे काम कराना, इससे विश्वास नहीं करना, ये इसी चीज के लायक है। तो चाहे इनके सहकर्मी हो, या इनके सुपीरियर्स हो, या इनके जो जूनियर्स हो, उनके अंदर इनको घूम फिर करके उसी गांव की आत्माएं मिलती रहती हैं, और वो डिफिकल्ट सिचुएशंस जो हैं इनकी लाइफ के अंदर क्रिएट करते रहते हैं। इसी के साथ साथ प्यारे भाई और बहनों, इनका नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव का भी एक चीज निकल करके आया था। ऐसा समझ में आया हीलर को, जो गाइड से मैसेज आता है, कि इनके साथ 2 स्पिरिट्स हैं जो कि अटैच्ड हैं। एक तो छोटे बच्चे की आत्मा है, जो छोटे बच्चे की आत्मा है, ये तो उसी बच्चे की आत्मा है जिनको इन्होंने गलत टीका लगा करके मार दिया था। उस बच्चे ने मरना नहीं था, उसकी कोई बहुत ज्यादा उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो सकता था, है ना। तो अपने इससे जिस बच्चे को इन्होंने मार दिया था, एक तो उस बच्चे की आत्मा है, उसके साथ साथ एक और टीनेजर की, जैसे कोई 16-17 साल की आयु का कोई व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, वो भी बड़ा बच्चा, उसकी सोल की वाइब्रेशन आ रही थी, उसकी सोल की फीलिंग आ रही थी। लेकिन ऐसी सोल, कोई ऐसा बच्चा रहा है जो कि शायद विकलांग था, जैसे पैरों के अंदर पोलियो हो जाता है, वो ठीक से चल नहीं पाते हैं, बैसाखी से चलने वाला कोई ऐसा बच्चा रहा है, उसकी भी जो सोल है वो इनके साथ अटैच्ड है। तो अब ये दोनों सोल्स कर क्या रही हैं? बचपन से ये दोनों सोल्स इनके साथ हैं। जब भी दोस्तों सोल्स का प्रभाव होता है, जो सोल्स हमारा अहित करना चाहती हैं, वो बार बार हमारे को उन लोगों के पास लेकर के जाती हैं, या उन लोगों को हमारे जीवन के अंदर लेकर के आती हैं जिनके साथ हमारे कड़े कार्मिक अकाउंट्स हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम इनकी जॉब की बात कर रहे थे, तो हम सोचेंगे यार हर जॉब में ऐसा कैसे हो सकता है कि वही गांव के लोग इनको बार बार मिल रहे हैं, इनको प्रताड़ित करने वाले। वैसे होता है कि 2 सोल्स का प्रभाव है इनके ऊपर, यही दोनों सोल्स इनको बीमार भी कर रही हैं, क्योंकि उनको बीमार करके मारा। जो विकलांग बच्चा है उसकी पूरी कहानी तो निकल करके नहीं आई, लेकिन कुछ इस प्रकार का वाइब्रेशन आ रहा था, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आ रही थी कि बहुत लंबे समय तक उस विकलांग बच्चे को और उसके परिवार वालों को ठगा था इस व्यक्ति ने, ये बोल करके कि वो जो उसके साथ, जो भी बच्चे के साथ डिसेबिलिटी थी, वो ठीक हो सकती है। सालों साल उनको उम्मीद दी थी, और उसके बाद जो है वो बच्चे की मृत्यु हो गई थी। एक्चुअली में अगर वो ठीक हो भी सकता होगा ना, या कुछ उसका इंप्रूवमेंट हो भी सकता था, तो वो होने नहीं दिया इसने, क्योंकि ये अपने साथ उनको लपेट करके रखना चाहता था कि मेरे पास जो है पैसा आता रहे। तो एक वो विकलांग बच्चे की सोल है, और ये वाले बच्चे का तो इंसिडेंस हम लोग ने देख ही लिया। तो ये जो सोल्स हैं ये क्या करती हैं, एक तो क्योंकि उनकी बीमारी का कारण उनको बीमार किया इन्होंने, और ज्यादा बीमार किया और बीमारी में बांध करके रखा, तो वो हमेशा से इनको बीमार करते आए हैं, इनको ये चीज सिखाने के लिए कि बीमारी क्या होती है। तो बद्दुआएं भी काम कर रही हैं, और एक्टिवली 2 सोल्स हैं जो कि उस चीज को बढ़ा रही हैं। फिर देखो, जैसे हमने कहा कि जो सोल्स होती हैं क्या करती हैं, आपको उन जगहों पर लेकर के जाएंगी जहां पर आपका नुकसान हो सकता है ना। तो जब एक व्यक्ति जॉब के लिए हंट करता है, तो क्या इंसान अपनी बुद्धि लगा रहा है कहां पे मुझे अपना एप्लीकेशन डालना है, क्या करना है, तो वो ऐसे मैनिपुलेट कर रही हैं सोल्स इनको कि ये उन्हीं जगहों पे जाएंगे जहां पर नौकरी के अंदर ये सारी परेशानियां इनको मिले, जहां पर नौकरी के अंदर उनके पुराने गांव के लोगों की आत्माएं मिले जो कि इनको दुखी करे।
तो ये जो है ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इनके केस की निकल करके आई, कार्मिक अकाउंट निकल करके आया और 2 सोल्स इन्वॉल्व है ये भी निकल करके आया। अब ये सॉल्व कैसे हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम इतना ज़्यादा दुख दे करके आए होते हैं सामने वाली आत्माओं को, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो रियलाइजेशन का होता है। तो पहले तो भाई को ये बात समझाई गई कि भैया आपको गिल्ट में नहीं जाना कि हाय मैंने क्या कर दिया, लेकिन आपको सच्चे मन से रियलाइज करना है कि मुझसे वाकई में लालच में पड़ करके या जो भी मेरी मनोस्थिति थी उसके अंदर पड़ के बहुत गलती हुई है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। इस चीज़ को रियलाइज करके इनको, वो 2 बच्चे तो हैं ही, उनके साथ साथ जो पूरे गांव को इन्होंने धोखा दिया, वो जहां कहीं भी आज वो आत्माएं हैं उन सब से इनको क्षमा मांगनी है। उसके लिए इनको क्षमा योग करना है, जिसको बोलते हैं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना। पहले उन सबको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं। अच्छा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप कैसे देंगे? इन्होंने क्या छीना था उन सबसे? उनकी सेहत। तो आज जब वाइब्रेशन हमें देना है, ऐसे केस के अंदर देना होता है, तो हमें अच्छे हेल्थ की एनर्जी सामने वालों को देनी है, और उनका धन छीना तो उसकी एनर्जी उनको देनी है। तो इनको जो योग है, योग करने के लिए रेकमेंडेशन ये है कि एक तो इनको परमपिता परमात्मा शिव को वैद्यनाथ के रूप में साधने की आवश्यकता है। बाबा को वैद्यनाथ के रूप में, जो वैदों के वैद्य हैं, वैद्यनाथ के रूप में बाबा का ध्यान करना है, उनसे शक्ति को अपने अंदर समाना है, वैद्यनाथ जी की शक्ति को अपने अंदर समाना है, और फिर ऐसा महसूस करना है कि जिन भी आत्माओं की सेहत के साथ मेरी वजह से खिलवाड़ हुआ, उन सबको अच्छी सेहत की एनर्जी बाबा वैद्यनाथ के माध्यम से जा रही है। उन सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, जिन सब का स्वास्थ्य मेरी वजह से खराब हुआ है। तो वैद्यनाथ बाबा की एनर्जी लेकर के देना है। ठीक है जी, तो वैद्यनाथ जी का योग करना है। अच्छा, उसके अलावा जो दोनों बच्चे हैं, इन सोल्स को मुक्त कराना है। एक तो जैसे क्षमा योग करेंगे और वैद्यनाथ जी की एनर्जी देंगे, तो दोनों वो जो बच्चे हैं उनकी उग्रता बहुत कम हो जाएगी। उग्र हैं वो इनके ऊपर। एक इसमें विशेष बात है, हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई और भी इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है रियलाइजेशन। अगर आप अपनी गलती को रियलाइज नहीं करते हो, क्योंकि देखो जो सोल्स होती है ना, वो आपके शब्दों को नहीं भांपती हैं, आपकी एनर्जी को, आप कैसा सोच रहे हो। अगर अभी भी मतलब ही सोच रखी कि अच्छा बस ये टोटका बता दिया जी, अच्छा अनुष्ठान बता दिया जी, ये कर लिया जी, अच्छा से सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व नहीं होगी परिस्थिति। एक टोटका करोगे, कुछ ठीक होगा, फिर दूसरा करना पड़ेगा, फिर तीसरा करना पड़ेगा। तो जेन्युइनली इनको जो है इस चीज़ का रियलाइजेशन करना है कि भी मुझसे गलती हुई थी। फिर वैद्यनाथ बाबा का ध्यान करना है, और वैद्यनाथ बाबा की एनर्जी उन दोनों बच्चों को भी देनी है और बाकी सारे गांव वालों को भी देनी है। तो हमने बता दिया। तो जो दोनों बच्चों को एनर्जी जाएगी, इससे बच्चों की उग्रता कम होगी। वो जो इन मुश्किल परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, थोड़े वो शांत हो जाएंगे। लेकिन फिर उन बच्चों को मुक्त भी कराना है। मुक्त कराने के लिए प्यारे जो हमारे बाबा हैं, महाकाल के रूप में एक अनुष्ठान होता है बाबा का, वो किया जाता है, वो दिया वगैरह जलाया जाता है, तेल के दिए के साथ होता है। उस अनुष्ठान को हम इस वीडियो के अंदर मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा तीव्र असर वाली चीज होती है, तो वो हर किसी को करने के लिए नहीं दी जाती। इनके केस के अंदर इनको एक महाकाल बाबा से संबंधित एक अनुष्ठान भी दिया गया था, जिसको सच्चे मन से करने के लिए कहा था। तो अगर ये जो हमारे प्यारे भाई हैं, ये सच्चे मन से क्षमा योग करेंगे, क्षमा मांगेंगे, वैद्यनाथ बाबा की एनर्जी देंगे और ये अनुष्ठान भी करेंगे, तो उससे जो है हमारे प्यारे भाई जो हैं अपनी इन समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। तो कैसे सॉल्व होगा? देखो, वर्क प्लेस के अंदर ये मुसीबतें पैदा करने वाले कौन है? वही गांव वाले। क्षमा योग आप कर रहे हो, आप उनको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, तो वो अपना न्यूट्रल होते जाएंगे, तो वहां की खींचतान आपकी कम होती चली जाएगी, है ना। बीमार आपको कौन कर रहा है? ये दोनों आत्माएं कर रही हैं मिलकर के बीमार। इनको आप शांत करोगे तो पुरानी बीमारियों से जब आप रिकवर करोगे, नई बीमारी को आपके जीवन में नहीं घुसाएंगे वो, है ना। और जब आपका वर्क प्लेस, वहाँ की एनर्जी थोड़ी सेटल हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी,
तो जो धन वेस्ट हो रहा था वो धन वेस्ट होना बंद हो जाएगा या धीरे धीरे पहले कम होगा, और जो ताजा जो धन आता था, जो रो पिट करके आता था, वो खुशी खुशी जो है टाइमली धन जो है आपके जीवन के अंदर आने लगेगा। बाकी हमारे वीडियो के अंत में हम यही बोलेंगे प्यारे भाई और बहनों कि अगर ये जब हम योग की बात करते हैं, इसमें तो देखो थोड़ा सा ही हम बता सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली परमात्मा शिव के जो 18 मुख्य यादगार हैं, जो उनके 18 मुख्य कर्तव्यवाचक स्वरूप हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, उनसे कैसे जुड़ा जा सकता है, कौन से बाबा के स्वरूप की कौन सी एनर्जी होती है, किससे समृद्धि आती है, किससे मुक्ति होती है, किससे जो है सोई हुई शक्तियां जागृत होती है, किससे अच्छी हेल्थ मिलती है, ये सबकी नॉलेज अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो निःशुल्क हर महीने मिड ऑफ द मंथ के अंदर हमसे जुड़ी हुई टीम है वो कोर्स कराती हैं। आप फ्री मेडिटेशन का जो कोर्स है वो कर सकते हैं। अभी अगस्त का महीना है, इस महीने का तो कोर्स शुरू हो गया, वो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके बीच में तो अब आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज़ की जो नॉलेज है उसको डिटेल में प्राप्त करना चाहता है तो इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे। आप उसके माध्यम से अगले महीने जो होने वाला कोर्स है उसके अंदर आप निःशुल्क ज्वाइन कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारी जो वीडियो है इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, कुछ आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई होगी। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।